एकात्मता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जाति भूल गया है, धर्म भी भूल गया है। तो जाति का मतलब होता है कि जो आपका अंतर्निहित वर्ण है, उस वर्ण वर्ण के अनुसार आप काम करते हैं, आपका कर्म और आपकी प्रतिभा में मेल है, आपका कर्म और आपके व्यवसाय में मेल है। और धर्म का मतलब है कि आप व्यक्ति का धर्म, माँ का धर्म, बाप का धर्म, पिता का धर्म, अध्यापक का धर्म, शिक्षक का धर्म, उन धर्मों का पालन करते हैं। तो जो समाज जाति और धर्म पर अवलंबित है वह तो एकात्म मानववादी ही है। स्थितियां यह है कि अभी हम जाति पर अवलंबित नहीं है, हम जातिवाद पर अवलंबित है। जातीय कर्म नहीं करते हैं, जातीय गुणों को नहीं जानते हैं। मैं एक आध बार गया हूं ब्राह्मण सम्मेलनों में, संस्कृत का एक श्लोक नहीं जानते हैं और ब्राह्मण का झंडा बुलंद बुलंद के घूमते हैं। तो मैंने उनको ये कहा, ज्यादा कि आप जो भाषण करते हो वो करते रहिए, पर कम से कम एक काम कीजिए कि सम्मेलन के प्रारंभ में 2 श्लोक सामूहिक बोलिए और सम्मेलन के अंत में फिर 2 श्लोक बोलिए। कम से कम 4 श्लोक बोलने तक का ब्राह्मण तो निभाइए। तो इसलिए हमारे देश में ज्ञान, शिल्प, उत्पादन, सेवा, इनका समान महत्व रहा है। तो ज्ञान बड़ा महान है, सेवा बड़ी कम कम महान है, सेवा उससे अधिक महान है। ज्ञान बड़ा महान है, उत्पादन बड़ा कमजोर है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये ज्ञान है, उत्पादन है, सेवा है, शिल्प है, इन सब का समाज में सम्मानजनक स्थान है। इनके सम्मानजनक स्थान को ही एक जमाने में पूर्वजों ने जाति कहा था। और ये आजकल जिसको धर्म बोलते हैं, ये हिंदू धर्म है, ये जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सब अधर्म है। धर्म कभी भी व्यक्तियों की पहचान का मुद्दा नहीं होता है, धर्म धारणा का मुद्दा होता है। और इसलिए आपका व्यक्ति के नाते धर्म है, आपका समाज के नाते धर्म है, आपका परिवार के नाते धर्म है। और इसलिए आज की समस्या यह है कि हम धर्म से च्युत हो गए हैं। धर्म से च्युत होकर के हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो सांप्रदायिक चिन्ह हैं उनके गुलाम हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम अपने समाज को धर्माधारित बनाएं। यह अच्छी बात होगी हम अपने समाज को वर्णाधारित बनाएं। और ये जब बनाएंगे तो यह एकात्म मानववाद ही होगा। लेकिन आपका सवाल बड़ा मौजू है और वो ये है कि यह आज के समय में व्यवहारिक स्वरूप इसे कैसे दिया जाए। सिद्धांत कहना तो सरल है, विचार कहना भी सरल है, पर इसको व्यवहार कैसे दिया जाए। तो व्यवहार देने के लिए 2 बातें जरूरी है। एक है कि हम सिद्धांतों की स्पष्टता का काम विगरसली करें। लोगों में सिद्धांतों के जितनी मात्रा में विचारों की स्पष्टता होगी उतनी मात्रा में कर्म सुदक्ष होंगे, अच्छे होंगे। और हमको जब कोई व्यवहार करना है तो इसकी व्यवहार की सबसे पहली बात यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में हम उन सब बातों को लाएं जो हम समाज में देखना चाहते हैं। जो हम समाज में देखना चाहते हैं वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं है, तो हमारे शब्दों की ताकत कम हो जाएगी। शब्दों की ताकत कम होते ही उसकी व्यवहारिक क्षमता घट जाएगी। तो सबसे पहला काम है अपने जीवन को जो हम चाहते हैं उसके अनुकूल बनाना। दूसरा काम है कि जो हमारे ही तरह के लोग हैं उनको संगठित करना, और संगठित करके ये जो व्यवस्थाओं में विकृतियां आई है उन व्यवस्थाओं के विकृतियों पर जम के प्रहार करना।
व्यवस्थाओं की विकृतियों पर जमकर व्यवहार करेंगे और अपने जीवन के संस्कार और संस्कृति को हम दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि व्यवहार में क्रमशः समाज में जो आया हुआ विकार है वह दूर होने लगेगा, कम होने लगेगा, और कुछ पीढ़ियों के प्रयत्नों से वो अंततः बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी निरंकार जी, अभी कितने सवाल बचे हैं? अभी बचे हैं भाई साहब 7 से 8 सवाल। अरे बाबा रे, चलो मैं अगला अगला सवाल लेता हूँ। जी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में एकात्म मानव दर्शन की क्या भूमिका है, आदरणीय भाई साहब? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के उन्नयन में एकात्म मानव की क्या भूमिका है? मित्र, मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो ग्रामीण को क्या जरूरत है? अर्थव्यवस्था तो या तो विश्व की है, फिर आजकल जो नेशनल स्टेट बन गए हैं तो नेशनल स्टेट की है। ग्राम की तो कोई इकाई ही नहीं है अभी। हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट के बाद में थोड़ा सा ग्राम के बारे में, ग्राम पंचायत को चुनाव होने लग गए हैं। बाकी हमारे यहाँ निर्णय की इकाई गांव नहीं है। जब निर्णय की इकाई गांव है ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था का निर्णय कैसे होगा वो? इसलिए जब आप ग्रामीण कहते हैं, तब आप भारत की परंपरा में से निकले हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। गांव के अधिक लोग जो कि कृषि करते हैं, तो कृषि कर्म को ग्रामीण अर्थव्यवस्था मान लिया जाता है। जब आप किसी भी व्यवस्था की बात करते हैं, तो व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है परिवार। भारतीय चिंतन में स्वावलंबी परिवार, स्वावलंबी परिवार, आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार, किसी न किसी उत्पादन, शिल्प या सेवा में लगा हुआ परिवार, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में सबकी सहभागिता है और उस सहभागिता की, सामूहिकता की शुरुआत परिवार से होती है। और इसलिए अर्थव्यवस्था का सबसे छोटा घटक यह परिवार है। परिवार ग्राम का हिस्सा है, इसलिए ग्राम की अर्थव्यवस्था है। ग्राम जिले का हिस्सा है, जनपद का हिस्सा है, तो इसलिए जनपद की अर्थव्यवस्था है। जनपद राज्य का हिस्सा है, तो फिर जनपद की, राज्य की अर्थव्यवस्था है। और राज्य देश का हिस्सा है, तो देश की अर्थव्यवस्था है। अभी यह पैरामिड उल्टा है। देश की अर्थव्यवस्था तय करती है कि राज्य की कैसी होगी, राज्य की तय करती है कि जिले की कैसी होगी, जिले की तय करती है कि ग्राम की कैसी होगी, फिर ग्राम में तय करते हैं कि परिवार की कैसी होगी। परिणाम तय, ये जो आजकल नया शब्द आया प्रवासी मजदूर, ये क्या शब्द है, कहां से आ गया ये? प्रवासी कौन होता है? तो गांव से उजड़ कर लोग शहरों के स्लम्स को आबाद कर रहे हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था का बहुत विकृत चित्र है, और यह, इसकी शुरुआत गांव से होती है। जब कोई अपने गांव से उद्ध्वस्त होता है, क्यों? क्योंकि वह अपने गांव में रहकर रोटी भी नहीं कमा सकता, 2 समय का खाना भी नहीं खा सकता। इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से आपने उस इकाई का सत्यानाश कर दिया। इसलिए अब पुराने लोगों में आपको मेरे गांव का गौरव, हमारा गांव बहुत अच्छा है, हमारे गांव का नृत्य अच्छा होता है, हमारे गांव की चित्रकला अच्छी होती है, हमारे गांव का फला मेला अच्छा होता है, हमारे गांव का फला देवता ऐसा होता है। यह स्थितियां कब होती है? जब गांव एक इकाई के रूप में काम करता है। आज गांव को इकाई के रूप में काम करने से हमने बाधित कर दिया है। इसका कारण है हमारी
केंद्रीकृत व्यवस्थाएं, और इसलिए हमें अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इस युग के हिसाब से उनका विकेंद्रीकरण कैसे हो, इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था का उन्नयन, कोई व्यवस्था है ही नहीं तो उन्नयन क्या होगा? तो पहले ग्रामीण व्यवस्था को स्थापित कीजिए, स्थापित करेंगे तो उन्नयन की बात कर सकते हैं। अभी तो आप उन्नयन की बात करेंगे तो कहेंगे भी एक स्कूल खुलवा दीजिए, एक अस्पताल बनवा दीजिए, 4 सड़कें लगवा दीजिए, इससे कोई थोड़ी उन्नयन होता है। उत्पादन शिल्प और सेवा, उत्पादन शिल्प और सेवा यदि गांव के घर घर में होगी तो अर्थव्यवस्था का उन्नयन होगा। उत्पादन भी नहीं है, शिल्प भी नहीं है, सेवा भी नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना है और खेती करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है, तो उन्नयन कहां से होगा? उन्नयन नहीं हो सकता। जी मान्यवर अनिल जी, अनिल जोशी जी जी नहीं है? जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम भाई साहब। नमस्कार मित्र, ये तो काफी आगे बढ़े, बहुत साल बचे हुए। हाँ जी 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 अगला प्रश्न अरविंद पांडे जी का है, प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए आदरणीय भाई साहब? प्राथमिक शिक्षा को फिलहाल बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कि प्राथमिक के पहले शिक्षा जो होती है, जिसको दीनदयाल जी ने कहा माता प्रथम गुरु, माता प्रथम गुरु का जो विद्यालय है उसकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उसकी शिक्षा तय करेगी कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यदि उसकी शिक्षा ही नहीं है तो प्राथमिक का क्या कहे? किसे कहते हैं प्राथमिक? प्राथमिक का मतलब क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब हो गया कि जिसको आप प्राथमिक विद्यालय कहते हैं